नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग विदेशी नागरिकों के एक हाई कोर्ट के विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाला यानी कि डिपोर्ट करने के मामले में एक एनालिसिस करने जा रहे हैं जो दिल्ली जो कि मुंबई हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब उसको समझने की कोशिश करना होगा कि आखिर वो पूरा प्रकरण है क्या और क्या उसके पीछे के रहस्य हैं। आखिर हमारे कोर्ट में क्या चल रहा है और देश में कैसे करते हैं। हम सब जान रहे हैं कि भारत सरकार ने CAA पास किया था और CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बहुत बार पहले भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट हो चुकी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये हमने संशोधन किया 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि जो लोग फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, जो लोग पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे थे और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के नागरिक थे, वो लोग भारत में अगर आ जाते हैं, मतलब जब बंटवारा हुआ, बंटवारे में 2 देश बने, बाद में वो 3 हो गए, तो उन देशों से अगर वो लोग आते हैं तो ऐसे लोगों को फॉरेनर एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि उनको विदेशी जो कानून है, विदेशी एक्ट है, विदेशी कानून, विदेशी अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना, क्योंकि वो विदेशी तो है नहीं। दूसरा, पासपोर्ट, चूँकि वो पासपोर्ट से ही भारत में एंट्री हो सकती है, इसलिए पासपोर्ट अधिनियम का भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन वो भारतीय नागरिक तो नागरिकता के कानून के अनुसार होंगे। तो हमने ये तय किया कि उस समय जो लोग नहीं आ पाए थे, जिनको हमने पहले से छूट देकर रखा था, वो भारत में कैसे आएंगे। वो भारत में आ गए तो क्या होगा, तो उनका डिपोर्टेशन नहीं हो सकता, उनको फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता, उनको पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता। तो फिर हम क्या माने उनको। ऐसे लोगों को भारत में ऐसे खानाबदोश ज़िंदगी जी रहे थे कि उनको रह तो भारत में रहे थे, वो दोषी भी नहीं हैं एज पर कानून, लेकिन उनको अधिकार भी नहीं है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह तय किया कि ऐसे वो लोग जो इन देशों से आए हुए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनके पूर्वज भारत के नागरिक थे, लेकिन वो किसी कारणवश रुक गए थे, क्योंकि बंटवारा तो धर्माधारित हुआ था, बंटवारा तो संप्रदाय के आधारित पर हुआ था कि भारत के मुसलमान सब जो नया पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदुस्तान में केवल हिंदू रह जाएंगे। पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं वो भी भारत में चले आएंगे। अब भारत में चले आएंगे, इसी बीच में नेहरू लियाकत अली समझौता हो गया। वो मैं उस पर कभी और चर्चा करूंगा कि वो प्लान्ड तरीके से हुआ था कि भारत से सभी लोग वहाँ जा ना पाएँ और हिंदुओं का उन्हें मालूम था कि जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनको क्या करना है। उन्होंने किया भी 28%, कहीं कहीं 28%, और वहाँ से घटाकर आज 2% के लगभग रह गया। बांग्लादेश का हिस्सा जो है उसमें ज़रूर 8% से 9% हिंदू है, वो वहाँ अपनी भूमिका में भी है। लेकिन नेहरू लियाकत अली समझौते ने ये तय कर दिया कि जो मुसलमान भारत में रहता है वो भारत में ही रहेगा और जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है वो पाकिस्तान में रहेगा। यानी कि अब कंपल्सन नहीं होगा कि वो पाकिस्तान जाए या वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। यानी कि बंटवारे का जो आधार था वो आधार वहीं का वहीं रह गया। उस आधार में वो आधार अब मतलब मैं कहूँ कि वो आधार अब निराधार हो गया। निराधार क्यों हो गया? क्योंकि संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया और अब वो बंटवारा होने के बावजूद 2 देश तो बन गए, लेकिन आबादी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी, आबादी अपने अपने स्थानों पर रहेगी। यानी कि 2 एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा जाए कि पीछे से ये बताकर कि भारत में 2 शक्तियां हैं, कुछ मुसलमान जिनको जिन्ना प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदू जिनको नेहरू प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों में प्रधानमंत्री कैसे बने, इसकी होड़ में 2 देश बना दिए। आधार बताया गया कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद, पैसा भारत का उधर जाने के बाद और 13% आबादी को 25% भूमि देने के बाद भी हमने रोक लिया ये। अब तो फिर वहाँ से जो हिंदू थे वो आए, हिंदू आए, सिख आए, जैन आए। हालांकि मैं सिख जैन को हिंदू ही कहता हूँ। सिख, हिंदू, जैन या ईसाई, पारसी जो भारत में आ गए, हमने उनको
फॉरेनर्स एक्ट में छूट दी, हमने उनको पासपोर्ट एक्ट में छूट दी, ये शुरू से ही दिया था, मतलब ये 47 में निर्णय हो गया था। लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी गई थी, तो पाकिस्तान में भी वो बेचारे मारे जा रहे थे और यहाँ पर भी वो खानाबदोश थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये तय किया कि हम इनको नागरिकता देंगे, पूरे अधिकार देंगे, बिल्कुल वैसे ही अधिकार देंगे जो 47 से पहले आए थे। उनको जितने अधिकार दिए थे उतने ही अधिकार जो 47 के बाद वो कम्युनिटी जिनको हमने उस समय छूट दी थी वो आएंगे तो उनको देंगे। ठीक है। अब इस क्रम में भारत की नागरिकता पाने के लिए एक बड़ा समुदाय, चूँकि हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर खोल रखे हैं और जो गरीब कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं या ईस्ट के कंट्री, इनके लोग भारत में पढ़ने आते हैं। हम यूनिवर्सिटियाँ चलाते हैं, यूनिवर्सिटियों में हम फीस लेते हैं। अब ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये यहाँ पर हमारे कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जानबूझकर यहाँ पर, चूँकि अब मुस्लिम तो वहाँ से आ नहीं सकता, इसलिए जानबूझकर वहाँ से यहाँ आते हैं और वो एजुकेशन वीज़ा पर आते हैं। फिर यहाँ पर वो विवाह करते हैं, ये लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद करके यहाँ विवाह करके बस जाते हैं और बसने के बाद अब क्या, महिला एक तो उन्होंने कन्वर्जन कर लिया, 1 2 3 बच्चे पैदा किए तो 4 मुसलमान यहाँ पर बना दिए और खुद भी भारत के ऊपर लोड आ गया। अब इनका क्या करें? तो महिला हो सकता है कि वो हिंदू बनी रहे, लेकिन बच्चे तो मुसलमान हो गए। आप देखिए अरबाज खान की शादी, उसने पहले जो शादियां की या आमिर खान ने जो शादियां की हिंदुओं से, वो महिलाएं हिंदू बनी रही, वो कहती नहीं हम हिंदू हैं। ऐसा प्रकरण सैफ अली खान के साथ, लेकिन बच्चे तो तैमूर ही पैदा हो रहे हैं, तैमूर लंग पैदा हो रहे हैं। भारत में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो महमूद गजनबी पैदा हो रहे हैं, भारत में पैदा हो रहे हैं वो गजनी पैदा हो रहे हैं, भारत में पैदा हो रहे हैं वो अलाउद्दीन पैदा हो रहे हैं, खिलजी पैदा हो रहे हैं, बलबन पैदा, लेकिन बच्चे तो वही हो रहे हैं। यानी कि उनका उद्देश्य केवल एक महिला का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ाना और दारुल इस्लाम हिंदुस्तान को घोषित करना, ऐसा बहुत बड़े स्तर पर बड़े बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी भारत में सहायताएं भी होती हैं। इन विषयों पर भारत सरकार ने, जो अभी मैंने परसों भी बताया था कि भारत सरकार ने तय किया कि हम आधार कार्ड को रिवाइज करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले हमने एक और युक्ति लगाई, वो है कि पारिवारिक आधार बनेगा, यानी कि आपका पारिवारिक लिंग, आप अकेले हैं और आपका आधार बन गया तो ये सब नहीं चलेगा। आपने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ बनवा लिया होगा, आपने आधार कार्ड यहाँ बनवा लिया होगा, आपने इनकम टैक्स यहाँ बनवा लिया होगा, आपने और तमाम तरह की प्रॉपर्टियाँ यहाँ ले ली होंगी। लेकिन मूल बात तो ये है कि आप भारत के निवासी हैं कि नहीं है, भारत के नागरिक होंगे तो ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, भारत के नागरिक नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगी। ऐसा एक प्रकरण मुंबई हाईकोर्ट में आया। हुआ क्या, पहले उसकी पूरी स्टोरी समझो कि फहद नाम का एक व्यक्ति यमन से भारत में पढ़ने आया। उसको किसी एक पंजाबण से प्यार हो गया, प्यार होकर वो यहाँ रहने लगा, उसने विवाह कर लिया, मतलब वो चला गया। जाने के बाद फिर वो एक मैरिज वीज़ा लेकर आया यहाँ पर कि भाई हम शादी करने आए हैं। मैरिज वीज़ा लेने के बाद वो यहाँ पर आया, यहाँ वो रहा, उसने विवाह किया और फिर वो गया नहीं। वो अपना परमिशन ले ली भाई भारत में रुकने की। भारत सरकार ने भी उसको परमिशन, पूर्व की सरकारों ने दे दिया होगा, पूर्व की सरकारों ने उसको परमिशन दी, उसने 2 बच्चे यहाँ पैदा कर लिए, उसका वीज़ा एक्सटेंड होता रहा। 2014 के बाद उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, भारत सरकार बदल गई और वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। 2019 में उसने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास वो गया और उसने रिफ्यूजी स्टेटस ले लिया। जबकि याद रखने की बात है, भारत सरकार लगातार कह रही है कि जो रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस है उसका भारत सदस्य नहीं है, हमने कोई साइन नहीं किया, हमारे यहाँ हम कोई रिफ्यूजी नहीं मानते। हम भारत में या तो भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है। भारत का नागरिक नहीं है तो वीज़ा पर है, परमिट पर है, और अगर वो वीज़ा परमिट पर नहीं है तो फिर वो फॉरेनर्स एक्ट की छूट वाला है या फिर पासपोर्ट एक्ट की छूट वाला है। फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट की छूट वाला वो है जो कि पाकिस्तान से आया था, हिंदू था, जैन था, बुद्ध था, सिख था या फिर वो ईसाई था, जो वहाँ सताया जा रहा था, जिसको भारत में आने का 1947 में ही अधिकार था, नहीं आया किसी कारणवश, नेहरू लियाकत अली समझौते के चक्कर में फंस गया। तो वो है। इसके अलावा अगर कोई और भारत में है तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता, उसको डिपोर्ट करना ही एक सलूशन है जिस देश का वो नागरिक है।
अब ये फ़हद साहब यहाँ पर रह रहे थे, बढ़िया व्यापार श्यापार करने लगे, प्रॉपर्टियाँ खरीद ली, आधार कार्ड बनवा लिया इन्होंने बाकी के कार्ड बनवा लिए, इन्होंने वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ बन गया। भारत में तो सब बन ही जाता है। अब भारत सरकार ने तय किया है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे और पता करेंगे नीचे तक। जो एनआरसी का चक्कर है वो एनआरसी ही अब ये दूसरे रूप में आ रही है कि भाई हम आपके आधार को चेक करेंगे। अभी हमने ये तय किया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार यहाँ चेक करेंगे, उसके नेक्स्ट ड्राइव में हम 18 साल के नीचे का आधार चेक करेंगे। तो अब जिनके इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, जिनके परिवार आइडेंटिफाइड हैं, जिनके बैंक अकाउंट हैं, जिनके ये हैं, वो तो खैर एक सीरीज़ में अलग है। जिनके ऊपर डाउट है, पहले उनके आधार का जो मोबाइल नंबर लगा उस पर एक कोड जा रहा है। अब अफरा तफरी नहीं हो रही, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का आधार बना हुआ है, अफरा तफरी हो जाएगी। तो अफरा तफरी नहीं हो रही भारत में। हमने ये तय किया कि हम स्टेप वाइज सबको OTP भेजेंगे या हम मैसेज भेजेंगे। उस मैसेज में लिखा होगा कि आपको अपना आधार अपडेट करवाना है, आप आइए अपडेट करवाइए। आधार अपडेट करवाने के अलावा जो नए आधार अप्लाई करेंगे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। वहाँ पर बिल्कुल पासपोर्ट की तरह पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर वेरिफिकेशन करके आएगी। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ वेरिफिकेशन का भी कितना बड़ा चक्कर है और क्या क्या हो जाता है, और वेरिफिकेशन भी, पासपोर्ट का भी वेरिफिकेशन हो जाता है, फर्जी पासपोर्ट भी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बड़े हद तक उस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी भी जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, पुलिस का कर्मचारी है, पुलिस का कार्यकर्ता है, वो निश्चित रूप से जब तक उसका बचाव नहीं होगा तब तक वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा। वेरिफिकेशन तभी करेगा, पहले वो रास्ता बताएगा कि भैया परिवार का सदस्य बना लो। परिवार का सदस्य बनाने के लिए किसी भी परिवार को उसकी प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार, उसको अपने बाप का बच्चा बताना है तो उत्तराधिकार देना पड़ेगा। हाँ, वो क्या देंगे, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो तो रोड पे ही है, वो सब अपना परिवार उसको घोषित कर सकते हैं। ये सब तरीके अभी अपनाए जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बड़े हद तक हम रोकने में सफल हो जाएंगे, तो हम वो करवा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने इन सज्जन को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको पुलिस थाने में बंद कर दिया। पुलिस थाने में 1 महीना 18 दिन से ये बंद थे, यानी कि लगभग 50 दिन से। और इनकी पत्नी, वही श्रीमती कौर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, श्रीमती कौर, वो चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा हम हमारे पति को ज़बरदस्ती डिटेंशन करके रखा, ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है। अच्छा, जो लोग भी वहाँ से आए थे, फॉरेनर्स एक्ट का, फॉरेन रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है, वो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRO या रीजनल फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या रीजनल फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस हमारे पास होता है। जहाँ कहीं भी आप देश में रहते हैं, जहाँ कहीं का भी अपना एड्रेस दिया, वहाँ पर एक रीजनल ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है। वहाँ पर आपको अटेंडेंस लगानी पड़ती है और उस जगह पर अटेंडेंस लगाने के बाद आपको जो समय होता है उस समय के अनुसार आपको जाना होता है जहाँ कहीं भी, क्योंकि आपको फॉरेनर घोषित कर रखा है, विदेशी घोषित कर रखा है। अगर आप वीज़ा नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से एक फ़्लाइट पर बिठाकर आपको उस कंट्री में छोड़ दिया जाएगा। अब यमन में तो गृह युद्ध चल रहा है, ये समस्या है, तो गृह युद्ध चलने की वजह से उनको रिफ्यूजी का कार्ड दे दिए। लेकिन वो रिफ्यूजी भारत में रहेगा, ये तो हमारे यहाँ तो रिफ्यूजी का कोई स्टेटस नहीं है, इसलिए हम तो वो नहीं मानते। फिर भी हमारी कोर्टें तो हम सब जानते हैं क्या क्या करती हैं। हमारे न्यायालय में वो महिला, उनकी पत्नी जो 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 यहाँ वीज़ा पर आए थे, श्रीमान जी, मैरिज वीज़ा पर, वो मैरिज वीज़ा उनका कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। उनका हनीमून पीरियड लंबे समय से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 2 बच्चे भी पैदा हो गए, फिर भी उनका मैरिज वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ। अब जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन मान लिया कि भाई इन्होंने विदेश जो फॉरेनर्स एक्ट है उसका उल्लंघन कर दिया है, ये विदेशी हैं, लेकिन वीज़ा लेकर आए, ये यहाँ पर रह रहे हैं, इनका वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ, फिर भी वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, तो पुलिस पकड़ लेगी। फॉरेनर्स एक्ट का केस लगाया और उनको डिपोर्टेशन के लिए तैयारी कर दी, भाई इनको डिपोर्ट करो। अब हमारे न्यायालय में जो बात गई उसमें ही उन्होंने कहा कि साहब पुलिस ने इलीगल डिटेंशन करके रखा, हमने तो PIO कार्ड, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, वो OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने ओवरसीज कार्ड यहाँ पर अप्लाई करके रखा है और ओवरसीज कार्ड के लिए हम एलिजिबल हैं, किस आधार पर, क्योंकि शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं। तो फिर OCI कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया है, सरकार बना रही है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, वो किसी विदेशी को यहाँ ओबलाइज करना नहीं चाहती। वो यहाँ पर उनका कहना है कि अब जो भारत की सरकार है वो अब यहाँ पर जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उनका वीज़ा एक्सटेंड करना नहीं चाहती। वो यहाँ से डिपोर्ट करना चाहती है। बच्चे यहाँ पैदा कर दिए साहब, वो 2 मुस्लिम बच्चे पैदा हो गए हैं, पत्नी तो अभी कौर लिख रही है, लेकिन बच्चे तो फहद साहब के जो पैदा हुए होंगे वो कौन पैदा हुआ होगा सोचो। तो आबादी तो हमने बढ़ा ली है, अब सब उस आबादी के बाद बच्चों के पास रहने दिया जाए, पत्नी के साथ रहने दिया जाए। और माननीय न्यायालय से इन्होंने कहा कि साहब हमें डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। डिपोर्ट करने के लिए डिपोर्टेशन सेंटर, जो फॉरेनर्स एक्ट है उसमें ये व्यवस्था दे रखी है कि जब भी आप उसको पकड़ लो तो एक डिपोर्टेशन सेंटर होगा, डिपोर्टेशन सेंटर में उसको रखा जाए और फिर उसकी पूरी कार्रवाई करने के बाद उसको उसके देश में डिपोर्ट कर दिया जाए। वीज़ा पर आया था, सब हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं। ये समस्या हमारे पास बांग्लादेशियों के लिए आती है क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते और हम बांग्लादेश में वेरिफिकेशन कैसे करवाएंगे, ये वहाँ का है। ये समस्या रोहिंग्याओं के साथ आती है कि वो कहाँ कैसे हम करवाएं। ये समस्या हमारे यहाँ उइगर्स के साथ आती है कि वो यहाँ पर आ गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या करवाएं। और ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि आप बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले लोग होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ का सारा डॉक्यूमेंट फाड़ कर फेंक देना, जब वहाँ पर पकड़े जाओगे, एयरपोर्ट पर पकड़े जाओ, बस अड्डे पर पकड़े जाओ, बॉर्डर पर पकड़े जाओ, तो बता दो साहब हम यहीं के रहने वाले हैं। और अब मुकदमा चलेगा और आपको कम से कम वो ये तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि तुम कौन से देश के हो। और जब किसी देश के रिकॉग्निशन ही नहीं होगा तो उस देश में वापसी कैसे हो जाएगी। वापसी तो तभी होगी जब उस देश का रिकॉग्निशन होगा। लेकिन जो वीज़ा पर लोग आते हैं उनका तो रिकॉग्निशन है, उनकी तो आइडेंटिटी है, इसलिए उनको डिपोर्ट करना आसान है। तो उन्होंने कहा कि भाई डिपोर्टेशन सेंटर में रखना चाहिए। अब न्यायालय के सामने जब हाईकोर्ट में बात चल रही है तो वो कह रहे हैं कि साहब आपने पुलिस थाने में कैसे रख लिया। पुलिस थाना कोई डिपोर्टेशन सेंटर तो है नहीं और ना ही पुलिस थाने के अंदर कोई डिपोर्टेशन सेंटर है। चूंकि पुलिस थाने के अंदर कोई डिपोर्टेशन सेंटर नहीं है और पुलिस थाना खुद में भी डिपोर्टेशन सेंटर नहीं है, इसलिए ये जो डिटेंशन करके रखा था आपने, ये जो आपने उसको रोक कर रखा था, वो तो इलीगल है, वो तो गैर विधानिक है, उसका कोई विधान नहीं है। इसलिए एटलीस्ट तुरंत उसको छोड़ो, उसको तत्काल रिलीज कर दिया जाए कि वो इतने वर्षों से रह रहा है, उसको इतने वर्षों से रहते हुए भी आप उसको फॉरेनर घोषित कर रहे हो। आप उसको डिपोर्ट करना ठीक है, जो प्रक्रिया आप चलाना वो डिपोर्ट होगा, वीज़ा उल्लंघन है, ये है, लेकिन आप सब थाने में कैसे रख सकते हो उसको तत्काल रिलीज किया जाए। मुंबई हाई कोर्ट ने तत्काल उसको रिलीज करवा दिया क्योंकि थाना कोई डिपोर्टेशन सेंटर नहीं है, थाने में डिपोर्टेशन सेंटर बना भी नहीं है और सिर्फ डिपोर्टेशन सेंटर में रखना अनिवार्य है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि हम रिफ्यूजी कैंप बनाते हैं, हम तमाम तरह के कोविड के सेंटर बना दिए, कोविड के सेंटर बनाते हुए अस्पताल की जगह हमने वो कॉलेज भी, स्कूल वो हायर कर लिए थे, धर्मशालाएं हायर कर ली थीं और प्राइवेट स्कूल हायर कर लिए थे वहाँ पर। अब क्या कहा जा सकता है कि बस अब वहाँ कोविड का इंजेक्शन, कोविड की वहाँ इलाज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया था कि हॉस्पिटल में एडमिट करो, इसलिए हॉस्पिटल में चूंकि एडमिट नहीं हो पाए इसलिए कोविड का इलाज नहीं माना जाएगा और कोविड का जो वैक्सीनेशन हुआ है वो भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत जगह पर किसी धर्मशाला में किसी टेंट लगाकर किसी स्कूल को हायर करके किया था, और या फिर आपने पुलिस स्टेशन के अंदर किया था या फिर कहीं और आपने उसका इलाज किया था। ये कैसा है? ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आप कहाँ ऑक्सीजन लगाओगे, कहाँ डॉक्टर लाओगे, बड़ी समस्या है, आपने गलत किया। सेम उसी तर्ज पर अगर डिटेंशन सेंटर नहीं है थाना, या थाने के अंदर डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो इस आधार पर वो जो विदेशी है क्या वो स्वदेशी हो जाता है? क्या उसका डिपोर्टेशन रोका जाना चाहिए? क्या उसको अपने देश में नहीं भेजा जाना चाहिए? वो यहाँ शादी करने आया था, पत्नी को लेकर चला जाता अपने देश, और वहाँ जो 2 बच्चे उसने पैदा किए वहीं अपने पैदा करता है, यमन का नागरिकता लगता, तो उसकी नागरिकता तो यमन की है, और उसकी यमन की नागरिकता के आधार पर उसकी पत्नी, बच्चे, सबकी नागरिकता यमन की होनी चाहिए या हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं, डिपोर्टेशन सेंटर नहीं खोला हुआ है इसलिए, और डिपोर्टेशन सेंटर में आपने प्रॉपर उसकी केयर नहीं की, इसलिए उसको तत्काल रिलीज कर दीजिए, वो अपने परिवार के साथ जाए। और अगली हियरिंग तक यह आदेश दिया जाता है कि अगली हियरिंग तक उनको रिलीज रखा जाए। अगली हियरिंग पर हम तय करेंगे कि डिपोर्टेशन का क्या स्टेटस है और क्या चल रहा है। ये माननीय मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय देते हुए अब उस पर फाइनल डिपोर्टेशन के मामले को अब वो तय करेंगे कि वाकई में ये डिपोर्ट किए जाने योग्य है कि नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैंने, अब जो आर्गूमेंट हुआ उसमें ये कहा गया कि मैंने जो फॉरेनर्स रीजनल ऑफिस है
रीजनल रजिस्ट्रेशन, रीजनल फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उस ऑफिस में हमने अप्लाई किया था कि हम सब जा रहे हैं, हम जा सकते हैं, फिर भी इन्होंने पकड़ के रख दिया। अब उनका एडवोकेट भी प्रेजेंट हुआ, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एफआरओ के ऑफिस में उन्होंने कहा कि साहब ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा कोई इन्होंने कंसेंट नहीं किया था, ऐसी कोई अंडरटेकिंग नहीं दी थी कि हम बाहर जाना चाहते हैं। ये तो साहब यहीं पर घूम रहे थे, डिपुटेशन इनका समय खत्म होने के बावजूद इनको कहा गया कि आप अपने देश जाओ, ये जा ही नहीं रहे। इन्होंने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी कि हम जाना चाहते हैं, इसलिए हमने इनको पकड़ा, क्योंकि उल्लंघन किया है इन्होंने कानून का, इसलिए इसको इनको पकड़ के रखा। अब इन सभी फैक्टों की जांच अगली तारीख पर होगी और इन पर निर्णय न्यायालय अगली तारीख पर करेगा कि वाकई में उल्लंघन है नहीं है, ओसीआई कार्ड होल्डर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, भारत में रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, यमन में ही रहना चाहिए, और ये जो इनका रिफ्यूजी स्टेटस ये इंटरनेशनली लिया है, इसका भारत में क्या होगा, भारत के लिए क्या है, ये सब कुछ तय अगली तारीख पर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।